शीतल जी, डू यू हैव इंडियन एविडेंस एक्ट? नो सर। नहीं। नहीं है सर, अभी नहीं है। बीएसए हो जाए या पुराना दोनों वाला में सर। एविडेंस एक्ट हो, कोई भी नहीं होगा। सर पुराना वाला होएगा। हाँ, पुराना वाला निकाल लो, कोई बात नहीं। बिकॉज वी टुडे वी हैव टू डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बिट। इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेसिफिक कुछ चेंजेस भी नहीं आए हैं, सेक्शन नंबर ही चेंज होगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक आफ्टर द इंटरप्रिटेशन। आपको तो मिली गया निकेत जी। हाँ सर, मेरे को मिल गया बीएससी। हाँ। मैंने लिया और ना, मुझे लगा ढूंढना पड़ेगा पर मिल गया सर, यहीं पे पड़ा हुआ दैट मिल इज गया सर। ठीक। एविडेंस एक्ट है। ठीक है जी, खोलो। है। See what we have done so far. We are discussing F concept of FIR. ठीक है। हाँ जी सर। We have discussed the term information in detail। मतलब इंग्रेडिएंट्स में जो हमने डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल और क्रिप्टिक। वो हम शीतल जी का थोड़ा सा रह गया, दैट वी विल डिस्कस, कोई बात नहीं। ठीक है। इसको हमने ललिता कुमारी जजमेंट भी करी इसके साथ, और भजन लाल वाली जजमेंट भी होगी जो लैंडमार्क जजमेंट थी। देन आफ्टर वी डिस्कस द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला कॉन्सेप्ट। देन आफ्टर वी डिस्कस्ड जीरो एफआईआर। इसके साथ पर्टिकुलर केस लो कि जीरो एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, जो उनसा है, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। फिर हमने एंटी एफआईआर, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट कर ली हमने। वी हैव डिस्कस्ड डिले आल्सो। वी हैव डिस्कस्ड नेचर आल्सो। वी हैव डिस्कस्ड मल्टीप्लिसिटी, मल्टीपल एफआईआर। वी हैव डिस्कस्ड क्रॉस एफआईआर। ठीक है। तो दीज आर द एरियाज, अगर इसमें से भी एक दो कुछ रहा होगा, दैट वो मैं आपको ऐसे करूंगा शीतल जी, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो तो सभी दे ही दूंगा। उनके बाद आप देखना, अगर आपको कोई डाउट होंगे स्पेसिफिकली कुछ एरियाज के लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे ना, मैं एक स्पेसिफिकली 2-3 घंटे की ना, एक दिन जिस दिन छुट्टी होगी, पार्ट में लगा लेंगे, 1-1 घंटे की क्लास करके। ठीक है। ओके जब सर। आप तो फिर क्या होगा कि आपका टॉपिक एफआईआर वाला दैट विल बी। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इसेंस कर चुके हैं, हम टॉपिक्स कर चुके हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ कर चुके हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 531 की एप्लीकेबिलिटी और कमेंसमेंट ऑफ बीएनएसएस जोन सा है, जो पुरानी प्रोसीडिंग्स और न्यू प्रोसीडिंग्स है उन पे कर चुकी हैं। दीज आर द एरिया जो हमने अभी अपना 10-12 क्लासेस में दैट वी हैव डन। ठीक है। नाउ कम्स टू now comes to today the topic of discussion is एविडेंशियरी वैल्यू। एविडेंशियल इसलिए मैंने कहा था कि एविडेंस एक्ट है, क्योंकि एविडेंशियरी वैल्यू क्या है कि एफआईआर इज अ डॉक्यूमेंट बट दैट विल बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है ना, दैट विल बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। नो डाउट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एफआईआर इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। ठीक है ना, बट इसके अलावा भी जो एफआईआर उसमें है क्या, तो स्टेटमेंट ही तो है ना, किसी पर्सन की स्टेटमेंट ही तो है ना, तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब एक चीज, व्हेन समवन, जब हमने डिस्कस करी थी अनिकेत जी, यू नो वेरी वेल, क्योंकि यू आर देयर इन दैट पर्टिकुलर क्लास। चलो दैट अगर उन पे जाएंगे नहीं, फिर शीतल जी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो है थिंग इज की देखो, पहले तो हम
एविडेंशियरी वैल्यू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एविडेंशियरी वैल्यू, इससे डिस्कस करते हैं। देयर इज ठीक है, आई विल शेयर द स्क्रीन ऑल्सो, बट लेट मी, व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंशियरी वैल्यू? कोई बताएगा मुझे व्हाट एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर जो मतलब एविडेंस ऐसी चीजें जो ट्रायल में मतलब लेजिट है और मतलब यूज हो सकती है, मतलब उनकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। हाँ मतलब सर जो विटनेस जैसे एफ पुलिस आई को देता है, सर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब कैसे? जो विटनेस कन्फेस करता है इन फ्रंट ऑफ पुलिस, उसकी कोई वैल्यू नहीं कोई होती। वैल्यू नहीं होती, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ सर जैसे डिस्कशन। एफ आई आर की भी कोई मतलब एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है ट्रायल में, मतलब जब क्रॉस करेंगे तो तब हो सकती है। वैसे अगर एफ आई आर, अगर मतलब प्रोसिक्यूशन चाहता है कि एफ आई आर में जो लिखा गया स्टेटमेंट है उसका इम्पोर्टेंस, मतलब उसको यूज करे, तो मतलब वो एज ए ट्रायल में अपनी प्रोसिक्यूशन के टाइम आई पे, गोट योर तो पॉइंट, तब आई गोट योर पॉइंट। मेरा 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 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कि जो एविडेंशियरी वैल्यू, जो ये टर्म है सिर्फ एविडेंशियरी वैल्यू, लीव एवरीथिंग, सब्सटेंटिव वैल्यू, प्रोसीजरल वैल्यू, कोऑपरेटिव वैल्यू, कंट्राडिक्टरी वैल्यू, व्हाट इज टर्म एविडेंशियरी वैल्यू? means does it have any evidentiary value, means can it be used in evidence? पहले तो यही हुआ ना, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब कि इसको कोई एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यस सर। एराइज होता है जब हम एविडेंशियरी वैल्यू की बात करते हैं ना। व्हेन वी टॉक अबाउट एविडेंशियरी वैल्यू, दैट मीन्स वेदर, इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट, वेदर एफ आई आर कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। सेकंड, इफ यस, व्हाट इज इट्स वैल्यू? ठीक है ना, अगर यूज किया जा सकता है तो इसकी कितनी वैल्यू? एविडेंस क्या होता है? एविडेंस टर्म है जो सा, इसका मतलब क्या होता है? विच इज गिवन ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रायल। ट्रायल। ठीक है ना, ये होता है एविडेंस ऑन ओथ जो सा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू है, इसका मतलब कि एफआईआर को ड्यूरिंग ट्रायल यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, किया जा सकता है, क्वेश्चन है जब हम एविडेंशियरी एफ वैल्यू। आई आर को। हाँ, तो इसलिए दिस इज द एविडेंस। देखो एविडेंशियरी वैल्यू दो पर्सपेक्टिव से चेक करेंगे हम एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू। एक होता है सब्सटेंटिव वैल्यू, एक होता है प्रोसीजरल वैल्यू। ठीक है, अब मैं सब्सटेंटिव वैल्यू और प्रोसीजरल वैल्यू को समझाऊं, इससे पहले हमको जाना होगा कि व्हाट इज सब्सटेंटिव एविडेंस और व्हाट इज कोरोबरेटिव एविडेंस। कोरोबरेटिव, कंट्राडिक्टरी। थोड़ा सा इस बताऊं क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर हमने सिर्फ याद ही करना है तो हम बीएनएसएस और बीएसए को अलग अलग करके पढ़े, परंतु अगर हमें समझना है तो वी हैव टू इंटरमिंगल देम जो है। ठीक है सर ना, ये थोड़ा आपने कराया था ना शायद, मेरे को फिर याद आ रहा बताया था जब वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक्स है। एफआईआर के हाँ। बारे में ना, जो सा है, तब मैंने आपको बड़ी, कोरोबेटिव सर ये वही है ना जो किसी के साथ मिलके उसकी वैल्यू बनती है शायद, है ना, यही हाँ, वाला था ना। वो थोड़ा सा हाँ। आपको मैंने हिंट दिया था जो सा हाँ थोड़ा सा दिया था है, आपने। शुरू किया था जो सा है। देखो क्या होता है कि जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, जो सीआरपीसी है ना, दैट्स स्टार्ट मोशन, उसका दैट स्टार्ट कमेंसमेंट और कह सकते हैं गति में आता है सीआरपीसी फ्रॉम द स्टेज ऑफ एफआईआर। मतलब बेसिकली ये क्या इन्वेस्टिगेशन, और सीआरपीसी क्या कंट्रोल करता है? सीआरपीसी चलता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन से लेके एंड ट्रायल तक। और जो एविडेंस एक्ट है ना, वो है ट्रायल का पार्ट। ठीक है ना, तो ये ट्रायल पे ये दोनों अप्लाई होते हैं। और ट्रायल क्या होता है? जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस कलेक्ट करे गए हैं
उनको अप्रिशिएट करना, उनके बारे में उनकी ये एसेंस को जांचना परखना जो उनसे है, ठीक है ना। तो ट्रायल इज समथिंग। तो क्या होता है कि इंडियन एविडेंस, जैसे बोलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी, फिर ट्रायल, ठीक है ना। जो उनसे ट्रायल में क्या होगा, एविडेंस होंगे, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर 313 स्टेटमेंट होगी अक्यूज की, फिर डिफेंस एविडेंस होंगे। तो ये सारा इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा गवर्न, ठीक है ना। और इसमें जो स्टेज के दौरान कलेक्ट एविडेंस हुए हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये सारे अप्रिशिएट किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि सब्सटेंटिव वैल्यू, जब हम बात करते हैं सब्सटेंटिव वैल्यू की, देखो सब्सटेंटिव वैल्यू है ना, पहले तो आप सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस को समझो, क्योंकि सब्सटेंटिव वैल्यू जब भी आप जान पाओगे व्हेन यू नो द सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो बताओगे मेरे को, आप कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है? थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है शीतल जी, एविडेंस एक्ट? नो सर। सर मेरे ख्याल से ये आपने बताया था कि सब्स्टेंटिव एविडेंस वो होता है जो खुद में पूरा जस्ट होता है। जस्ट जस्ट एक मिनट अनिकेत जी, इंस्टीट्यूट में आपका हो गया था शीतल जी एविडेंस एक्ट? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, देन तो फिर वी हैव टू एक्सप्लेन, शिकायत से करेंगे आप बताओ अनिकेत जी, व्हाट इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस? सर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपने बताया था, सब्स्टेंटिव एविडेंस वो होता है सर जो मतलब एक एविडेंस होता है वो अपने आप में पूरा होता है, उसको किसी की हेल्प, किसी और एविडेंस की हेल्प नहीं चाहिए होती। ठीक है, चलो। देखो आप ना ऐसे करना, जो मैं बताऊं ना साथ साथ लिखते जाना पॉइंटर फॉर्म में भी, बिकॉज आई गोट योर पॉइंट की अगर देखो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, जस्ट फोकस कि देयर नो नीड ऑफ एनी जो है। देखो दो तरह के एविडेंस होते हैं, एविडेंस होता है एक तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, एक होता है कोरोबरेटिव और कंट्राडिक्टरी पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस वो एविडेंस होता है जो कि ड्यूरिंग ट्रायल ऑन ओथ दिया जाता है कोर्ट में, एंड विच प्रूव्स और डिसप्रूव द फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि सिंपली अगर शब्द में बोल लूं आपको, दो तरह के एविडेंस होती हैं। एक होते हैं कि विटनेस, आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। एक विटनेस कोर्ट में आया, उसने कोई क्राइम सीन को विटनेस किया है, वो ऑन ओथ बताता है जज के सामने कि माय लॉर्ड आई हैव सीन दिस पर्सन कमिटिंग द मर्डर ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। यस। यस सर। एविडेंस देता है, तो दिस इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ, दिस इज अ सब्सटेंटिव पीस। सब्स्टेंटिव। सब्सटेंटिव पीस का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली कोर्ट में दिया जाता है, जो ओके। कि डायरेक्टली कोर्ट में दिया जाता है ऑन ओथ, और जो कि जजमेंट का बेस बनता है। जब जजमेंट लिखता है ना, तो उसमें वो बताता है कि मैं किन किन एविडेंस के बेस पे मैंने अपनी जजमेंट को फॉर्म किया, जो सा है ना। या मैंने वो अगर किसी एविडेंस को डिसरिगार्ड भी करता है ना जज, कि आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर एविडेंस, तो वो क्या करता है, उनको डिसक्रेडिट कर देता है, उनको कहता है कि आई एम नॉट रिलाइंग, उनको रीजन लिखने पड़े। क्यों? दिस इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दिस इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सब्स्टेंटिव। ठीक है ना। तो क्या होता है कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस में मींस कि वो एविडेंस जो कि डायरेक्टली कोर्ट में एडमिसिबल होता है टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है कि वेदर ए हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ चार्ज अपॉन ए, देर इज अ चार्ज अपॉन ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी, नाउ ए इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। फैक्ट इन इशू इज, fact in issue is whether A committed murder of B. This is the फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मीन जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है, जिसपे एविडेंस दिए जाएंगे, जिसको प्रूव करने के लिए और जिसको डिसप्रूव करने के लिए, जो है। नाउ अ पर्सन नेम्ड एक्स केम टू द कोर्ट, एविडेंस देता है, ठीक,
ए ने बी का मर्डर किया है, ए मर्डर बी एंड आई हैव विटनेस दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। ठीक है ना जोन्स है। तो ये क्या है, ये क्या है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बिकॉज हिज टेस्टिमनी इज डायरेक्टली एडमिसिबल। आप सेक्शन 5 खोल लो पुराने एविडेंस एक्ट का, और नए का शायद 3 खोल लो। सेक्शन 5 पढ़ो, कोई भी आप पढ़ो शीतल जी, इंडियन एविडेंस एक्ट का। Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. Evidence may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. एंड ऑफ नो अदर्स। ठीक है ना, ये दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी लेफ्ट। आपने भी देख लिया अनिकेत जी, सेक्शन यस 3 है ये, यस सर, यस सर, है ना। यस। तो क्या बोल रहे हैं, एविडेंस में भी गिवन, कह रहे हैं ना, एविडेंस में बी गिवन इन सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। हमारा इतना ही अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो है कि एक फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एविडेंस को, उस एविडेंस को दिया जा सकता है जो कि उस फैक्ट इन इशू के को प्रूव करने के लिए और उसकी एग्जिस्टेंस को और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में हमको हेल्पफुल होता है। गिवन का मतलब है एडमिसिबल, गिवन का मतलब है एडमिसिबल। यहां पे जब गिवन शब्द यूज किया है ना, उसका मतलब ये दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट एडमिसिबिलिटी, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट एडमिसिबिलिटी। ठीक है ना, दिस सेक्शन टॉक अबाउट, सेक्शन 5 क्या बात करता है, एडमिसिबिलिटी। गिवन का मतलब है कि डायरेक्टली ऐसा एविडेंस जो कि डायरेक्टली कोर्ट में आ सकता है। कौन सा एविडेंस आ सकता है डायरेक्टली, जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। क्लियर है ना। यस तो सर। दिस इज Yes, व्हाट, sir. हाँ बोलो, कोई डाउट, कोई बोला कुछ बीच में? नहीं सर. हम, हाँ, तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज कि सब्सटेंटिव एविडेंस वो एविडेंस होता है जो कि ऑन ओथ ड्यूरिंग ट्रायल दिया जाता है, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जजमेंट। या तो कोर्ट उस पर रिलाई करेगा या रिलाई नहीं करेगा। ठीक है ना, उसके अलावा और कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता। या तो फैक्ट इन इशू से जो और ये डायरेक्ट एविडेंस होता है जोन से, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एविडेंस नहीं हो सकता जोन से। तो अगर हम बात करते हैं वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी ना, तो दिस इज द फैक्ट इन इशू कि वेदर ए कमिटेड, क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना ना, दिस इज द क्वेश्चन ना जोन सा, जो इशू है ना एक, तो एक्स जो पर्सन है दैट इज गोइंग टू प्रूव दिस पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू, यस ए कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। ये उसके बाद सपोज करो वाई पर्सन आया, ही सेज कि ए वाज एट द टाइम ऑफ मर्डर, जब मर्डर हुआ था ए तो मेरे साथ था, ए तो मेरे साथ यस था। सर। ए की डिफेंस में जब डिफेंस के एविडेंस आए तो ही सेज कि ए वाज देयर विद मी, तो नाउ ही डिसप्रूव द फैक्ट इन इशू, मतलब ही प्रूव्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू। तो इसकी टेस्टिमनी भी एडमिसिबल है, मतलब गिवन, ये भी इसका एविडेंस भी अलाउड है, इसका भी एविडेंस अलाउड है। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि सब्सटेंटिव एविडेंस। देखो सब्सटेंटिव एविडेंस यहाँ पे नहीं लिखा, ये मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं कि एक एविडेंस, सब्सटेंटिव एविडेंस ना एक्चुअल में ऐसे कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये हम जब आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कस, क्योंकि जब तक आपको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं पता चलेगा ना, एफआईआर की सब्सटेंटिव वैल्यू भी नहीं पता चलेगी जो है कि अब बच्चा याद तो कर लेगा कि उसको दिस, पर सब्सटेंटिव एविडेंस वो एविडेंस, अब ये बोले ना रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू पे एविडेंस दिया जाए। देखो दो तरह की चीज होता है, एक तो ये प्रूव कर दे वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी, ठीक है, दिस इज द फैक्ट इन इशू, मर्डर को प्रूव कर रहे हैं डायरेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं, फॉर एग्जांपल जब आप मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हो उसमें क्या होता है, सेक्शन 300 में ना बीएनएस, बीएनएस नहीं सॉरी आईपीसी, गलत होगी, बीएनएस की शायद 101 102 होगा जो से। ठीक है, अब क्या है 300 में, इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं मर्डर के, ठीक है ना, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury, ये सब होते हैं। देखो
होता क्या, अब ये छोड़ो, अब हमने सेक्शन 5 जो पढ़ा ना, व्हाट वी हैव सेड, एविडेंस, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, इन चीजों पे दिया। फैक्ट इन इशू हो गया जो मेन है, मेन फैक्ट है, और जो रेलिवेंट फैक्ट है ना, ये होते हैं वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्ट करते हैं, जो फैक्ट इन इशू को प्रूव और डिसप्रूव करने में मदद करते हैं। ये सारे दिए गए हैं सेक्शन 6 से लेके 55 में इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटेंशन, ऐसा फैक्ट जो अक्यूज की इंटेंशन को शो करता है कि ए हैज इंटेंशन टू किल बी, जो है वो कहां पे है, सेक्शन 14 में रेलिवेंट। ऐसा फैक्ट जो मोटिव शो करता है कि ए और बी के बीच में प्रीवियस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जो सा है, ठीक है ना, तो इस कारण हो सकता है अपना उस डिस्प्यूट, उस मोटिव के कारण जो सा ए ने जो सा बी की हत्या की हो, मर्डर किया हो। ठीक है ना, दीज आर द फैक्ट्स विच शो द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है ना, तो दीज आर द फैक्ट्स। सब अब तो दीज फैक्ट्स एविडेंस या तो इस पे दिया जाएगा या इस पे दिया जाएगा, और किसी भी चीज पे एविडेंस नहीं दिया जाएगा। और अब उसके सब्सटेंटिव के अदर आप इंग्रेडिएंट्स लिखो कॉपी पे कह लो या वैसे ध्यान से उस पे देखो, सब्सटेंटिव एविडेंस पे, डायरेक्टली गिवन इन कोर्ट, ऑन ओथ, ड्यूरिंग ट्रायल, सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ये ना कॉपी पे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज आपको कहीं पे भी लिखी नहीं मिलेगी, पर ये टेस्ट टाइम विद उसके निकाले काफी, इसको इसलिए लिख सकते हो दीज थिंग्स जो है। ऑन ओथ भी होगा, डायरेक्टली गिवन इन कोर्ट, और सेकंड फॉर्म्स द बेस ऑफ जजमेंट। और एक और चीज ऐसे करो, रिलेट्स टू फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट कहां पे होंगे, सेक्शन 6 टू 55। 55। और फैक्ट इन इशू कहां पे होगा, सब्सटेंटिव लॉ में, सब्सटेंटिव लॉ जैसे आईपीसी। तो मर्डर तो डायरेक्टली आईपीसी में पड़ा है ना, उसके मर्डर के लिए अदर फैक्ट्स है जो उनसे प्रूव या डिसप्रूव करने पड़ेंगे, वो हमको सेक्शन 6 से 55 इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेंगे। ये ऐसा है। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिखो। ठीक है ना, अब आप एक मन में अपने पिक्चर बनाओ कि ऐसा कोई भी एविडेंस जो डायरेक्टली कोर्ट में दिया जाता है, चाहे वो ऑन ओथ पे दिया जाता है, ऑन ओथ ही जगह ड्यूरिंग ट्रायल होगा, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो हम कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस किसके बोलते हैं, वो एविडेंस जो कि ऑन ओथ नहीं, जो कि कोर्ट के दौरान ही दिया जाता, कोर्ट से पहले दिया जाता है, ड्यूरिंग ट्रायल से पहले दिया जाता है। जैसे कोई एफआईआर में कोई स्टेटमेंट है, एफआईआर में कोई स्टेटमेंट है, अगर जो कि प्रीवियस स्टेटमेंट होती है, ए ने बी को कहा कि मैं ना अपना बदला लूंगा सी से, ए ने बी से कहा मैं सी से अपना बदला लूंगा बिकॉज ही हैज एक्वायर्ड माई प्रॉपर्टी बाय चीटिंग। ठीक है ना, दिस इज द, अब फॉर एग्जाम्पल ए ने, सॉरी, ए ने बी से कहा कि आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम सी, ए ने बी से कहा कि आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम सी। ठीक है ना, अब ये क्या है कि दिस शोज द प्रीवियस स्टेटमेंट हुई ना। अब कल को बी आया कोर्ट में, जब ए ने सी को किल कर दिया, ए ने सी को मर्डर कर दिया, यहाँ पे जोन सा ए ने सी का मर्डर कर दिया, उसके बाद बी एज एविडेंस आया कि क्या बी की स्टेटमेंट कोर्ट में पर से रेलिवेंट है कि उसने कहा था कि प्रीवियस स्टेटमेंट कि आई विल आई विल टेक द रिवेंज फ्रॉम द सी, ये ने कहा था, क्या ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है पर से, रेलिवेंट है?
बताओ शीतल जी। शीतल जी, यस सर। स्टेटमेंट रेलिवेंट कैसे? नहीं सर। This statement is relevant but not as a as it is relevant as a motive। मोटिव। प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह नहीं, प्रीवियस स्टेटमेंट की तरह भी होगी जोन से, पर ये मोटिव भी तो शो करती है ना जोन से, पर उस पॉइंट व्यू से रेलिवेंट हो जाएगी। बट अगर वैसे बात करें कि अगर सपोज करो बी ने जो एक ही, अगर जैसे इन्होंने बोला कि नो आई गोट हर पॉइंट, उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से बोला है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द कोर्ट यस जोन, सर। है ना? आई गोट हर पॉइंट जोन है। बट व्हाट इज द, वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका आंसर सही है। बट अगर हम मोटिव को प्रूव करना चाहें जोन है, अगर मोटिव को प्रूव करना चाहें ना, ए का मोटिव सी के प्रति जोन है, तो वो मोटिव के लिए डी डायरेक्टली आ सकता है। अब यही चीज है ना जोन सा, अगर ए ने कोई स्टेटमेंट प्रीवियसली किसी को कही है आउट ऑफ कोर्ट, और वही स्टेटमेंट है जोन सा, नाउ दैट, अब वो स्टेटमेंट उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट होगी ना जोन सा, अब कल को वही स्टेटमेंट ड्यूरिंग कोर्ट हम उसको नहीं ला सकते। जर्नल रूल क्या होती है कि वो, क्योंकि वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, वो स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं दी गई होती जोन सा। जो स्टेटमेंट कोर्ट में दी गई है ना, हम उसी पर्सन की सेम स्टेटमेंट को आउट ऑफ कोर्ट जो दी गई है उसको कोरोबरेट करने के लिए कोर्ट की स्टेटमेंट को यूज कर सकती है। वो होता है प्रोसीजरल पार्ट के लिए, या फिर जैसे रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए जोन सा है। जैसे अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एफआईआर रजिस्टर करवाई जोन सा है, जर्नल रूल क्या है एफआईआर का? एफआईआर में क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यही तो होता है ना एफआईआर में जोन से, कि अगर कोई पर्सन एफआईआर में कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन देता है, अगर वही पर्सन लेटर ऑन एज ए विटनेस आ जाता है कोर्ट में जोन से, ठीक है ना? तो अब हम्म। एफआईआर में जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बेस पे जो कोर्ट में आके वो स्टेटमेंट दे रहा है, उससे जब हम उसको उस प्रीवियस स्टेटमेंट को जो एफआईआर में स्टेटमेंट है, वो पर से एफआईआर नहीं एज अ स्टेटमेंट रेलिवेंट थी जोन सा, परंतु जो एफआईआर में जो स्टेटमेंट दी गई ना, दैट इज रेलिवेंट, दैट इज एडमिसिबल जस्ट टू कोरोबोरेट और कंट्राडिक्ट द स्टेटमेंट मेड इन द कोर्ट जोन से, ठीक है ना? हम्म। तो दैट इज, अब का उतना रूल रहता है, प्रीवियस स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट है जो आउट ऑफ कोर्ट दी गई है, जो था जनरल रूल क्या है कि वो स्टेटमेंट पर से सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता जो, दैट इज यस सर। सब्सटेंटिव पीस नहीं होता, क्योंकि वो सब्सटेंटिव आइडेंटिफिकेशन की बात भी जैसे मैंने की थी आपसे पहले जो है, ए ने बी को क्राइम करते हुए देखा सी का मर्डर करते हम्म। हुए, ठीक है ना? अब ए ने, पुलिस टीआईपी में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई जो सा है, यस सर। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टीआईपी करवाई, उन्होंने टीआईपी में जो सा एक ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली कि ए हैज रिकॉग्नाइज द बी हैविंग कमिटिंग द मर्डर ऑफ सी। अब जब दोबारा एक कोर्ट में आया बी के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए आफ्टर 4 ईयर ड्यूरिंग ट्रायल जो सा, तो उस सिचुएशन में क्या है कि नाउ वो जो स्टेटमेंट कोर्ट में देगा ना, आइडेंटिफाई करेगा दोबारा से, हाँ जी माय लॉर्ड दिस वाज द पर्सन हु हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ सी जो है, बी को आइडेंटिफाई करेगा। और जो उसने पहले टीआईपी में आइडेंटिफाई किया था उसी पर्सन को, वो जो स्टेटमेंट है दैट विल बी यूज्ड फॉर कोरोबरेशन, कि जो कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन करी गई, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट वी मतलब से। सर जो एफआईआर में कोई भी जो एविडेंस देता है तो मतलब कोऑपरेटिव वो तब होगी जब वो ही स्टेटमेंट वो ट्रायल में देगा मतलब। जब वही पर्सन, सेम पर्सन आ रहा है सेम कोर्ट में पर्सन। और हाँ उस हाँ। फैक्ट को टेस्टिफाई कर रहा है जो उसने एफआईआर में बोला है, क्योंकि हाँ, कि नो ये मैं नहीं बोला था एफआईआर में। विटनेस बनाएंगे ही बनाएंगे ना वो जोन सा है, हम्म। इनको तो विटनेस बनाएगी बनाएगी ना प्रोसिक्यूशन जोन, हम्म। जो ठीक है इन्फॉर्मेंट होगा जनरली, तो उसको विटनेस जब बनाएगी तो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट को थोड़ा डायरेक्टली लाके रख देंगे कोर्ट में, कहेगा कि आप दोबारा आओ, दोबारा एविडेंस दो जो आपने देखा था। कोर्ट पहले की सर। स्टेटमेंट विश्वास नहीं करेगा, कोर्ट जो आंखों के सामने वो बोलेगा डायरेक्ट उस पर विश्वास करेगा। फिर उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है जो कि उसको यूज किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन कहेगी देखो जी इसको यूज कर रहे हैं हम फॉर द पर्पस ऑफ कोरोबरेशन, सपोर्ट करने ठीक के है सर। लिए। डिफेंस कहेगी देखो, हाँ वो कमियां निकालेगी उसकी इंफॉर्मेट में, जी आपने कहा था कि 9 बजे मर्डर हुआ था एफआईआर में, तो और अब कह रहे हो आप 10 बजे हुआ था मर्डर जोन से, आपने कहा था रेड कलर की जैकेट डाली हुई थी एफआईआर में अक्यूज ने, आप कोर्ट में बोल रहे हो उसने ब्लैक कलर की जैकेट डाली हुई थी जोन से,
ठीक है ना। ना ठीक है आपने सर। वहां पे कहा था कि इस प्लेस पे हुआ था, अब आप प्लेस चेंज कर रहे हो, आप उसमें बोल रहे थे इस उसने बाय स्टिक जो सा इंजरी कोज करी थी, अब आप बोल रहे हो नाइफ से इंजरी कोज की थी, जो सा देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है ना। यस। जो तो वो कोरोबरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए जो प्रीवियस स्टेटमेंट है ना, दैट इज यूज्ड। हम्म। वो अपने आप में नहीं कोर्ट में आ सकती स्टेटमेंट, परंतु जो वो कोर्ट में नई स्टेटमेंट दे रहा है ना, उसी की बंदे की पुरानी स्टेटमेंट से उसको कंट्राडिक्ट और कोरोबरेट कर। सर ये ट्रायल से कभी भी पहले जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, हाँ कोई वही भी। वाली है ना, जो ट्रायल से कभी भी मतलब एफआईआर के टाइम पे या इन्वेस्टिगेशन के टाइम। हाँ हाँ कभी भी, वो मैं बाद में ठीक है सर। बताऊंगा, इसमें मत जाओ, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है सर। एफ ठीक है, ठीक की है, बात ठीक है, ठीक है। पे रहो, क्योंकि मेरे को पता है ठीक एक है। कॉम्प्लिकेशन निकल आएगी यहाँ से। जो है शीतल जी बताओ, आपको हुआ क्लियर है? शीतल जी, आवाज आ रही है शीतल जी? लगता बेटा है मेरा नेट का इशू होगा। है ना, हाँ जी। इनका माइक म्यूट हो गया शीतल जी का। हाँ मेरे ख्याल नेट का इशू होगा कोई। शीतल जी, यस नहीं, सर। माइक तो म्यूट है। आवाज आ रही थी पहले या बीच में चली गई थी? बीच में चली गई थी सर। हाँ, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम, दैट्स व्हाई आई वाज स्पीकिंग। नेट का इशू होगा। हाँ कोई बात नहीं। देखो आपको ये क्लियर हुआ ना, सुन रहा था ना जो मैं बोल रहा था? हाँ जी सर। हाँ तो क्लियर हुआ ना प्रीवियस स्टेटमेंट का, और जो कोर्ट में स्टेटमेंट दी जाती है। यस सर, हाँ जी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर के टाइम पे उसकी हाँ प्रॉपर। इन्वेस्टिगेशन एक अलग है वैसे थोड़ा सा, जोन सा है, एफआईआर की स्टेटमेंट की बात ही कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि हाँ इन्वेस्टिगेशन जी। तो क्या होता है, अभी सेक्शन 161 और 162 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, अभी इन्होंने भी बोला था जोन सा है, क्योंकि फिर वहां पे 162 की भी बार लगती है, अगर प्रीवियस स्टेटमेंट तो वो भी होती है ना जो पुलिस को दी जाती है, पर उसका पर्पस क्या होता है, टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन, उसका पर्पस होता है टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन, और 162 लिखता है कि दो स्टेटमेंट नीदर टू बी साइन नोट टू बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, जोन सा है। अरे ठीक है तो सर, आपने अगर बताया था थ्रेट थ्रू वाला आ जाता सीन, कोरिलेशन वाला बताया था ना मैंने, तो इन्वेस्टिगेशन। नो यूज्ड हाँ। फॉर एनी पर्पस इंक्लूड कोरोबरेटिव पर्पस ऑल्सो, फॉर हम्म। कंट्राडिक्टरी पर्पस ऑल्सो। ठीक है ना, उसकी ठीक है एक्सेप्शन सर, है, ठीक है, ठीक है। डिक्लेरेशन है, सेक्शन 27 है, कंट्राडिक्शन है, व्हेन द विटनेस कम एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, वो हम करेंगे, पर जनरल रूल क्या, इट विल नॉट बी यूज्ड, जोन से है। ठीक है ना, ठीक तो है सर, इसका ठीक उसका पर्पस जस्ट होता है कि फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन करना। हाउ टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन, कि जब अक्यूज्ड आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे, विटनेस आएंगे, उसके बेस पे पुलिस सर्च सीजर करेगी वगैरह वगैरह, कलेक्ट एविडेंस करेगी, और वो कलेक्शन एविडेंस करके कोर्ट में पेश करेगी ड्यूरिंग ट्रायल। उसका पर्पस ये नहीं होता कि आप विटनेस से स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कर लो और उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली कोर्ट में लाके रख दो और उससे अपना केस प्रूव कर दो, जोन से दैट इज नॉट अलाउड, जोन से। तो इसीलिए सर जो अगर आपने ये एफ एग्जांपल दी है, ए और बी और सी बोलो। वाली, इसमें आपने कहा हाँ कि हाँ मोटिव रेलेवेंट है। हाँ हाँ मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब डायरेक्टली इन हाँ कोर्ट हाँ नहीं है, बी के थ्रू, मतलब सी का एविडेंस कोर्ट में गया है ना, हाँ हाँ। तो ये आप मोटिव कैसे बोल रहे हो? जस्ट एक मिनट, मोटिव क्या है? अब हम ना अभी उसी बात पे आएंगे, जस्ट वेट फॉर वन थिंग। देखो, अब व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग सो फार, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम कर रहे थे एविडेंशियरी वैल्यू, ठीक है, एफआईआर की सब्सटेंटिव वैल्यू और बरोबर। प्रोसीजरल हम्म। वैल्यू, ठीक है ना, यही बात डिस्कस कर रहे हैं ना। यस। जो सब्सटेंटिव वैल्यू होती है वो होती है, मैंने अभी बताया था कि वो होगी हमेशा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की, है ना, हाँ यही बात करी थी ना हमने, जो है। और प्रोसीजरल वैल्यू होगी जो कोरोबरेटिव या कंट्राडिक्टरी पीस ऑफ एविडेंस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने इसको इस पार्ट में डिवाइड किया है, तो एफआईआर ऐसा डॉक्यूमेंट बन सकती है, क्वेश्चन ये बनते हैं अपना यहाँ पे, कि वेदर एफआईआर कैन बी डायरेक्टली एडमिसिबल इन कोर्ट टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट, इशू रेलेवेंट फैक्ट। यही हुआ ना, जो हमें अभी यस सर, सब्सटेंटिव हाँ जी। एविडेंस की बात करी, जो सा, क्योंकि सब्सटेंटिव वैल्यू में जाने से पहले जो मोटिव है ना वो सब्सटेंटिव एविडेंस में आ रहा है। अगर हम मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस देते हैं ना किसी चीज का, तो वो हम सब्सटेंटिव एविडेंस दे रहे हैं, जो सा कि ठीक। उस चीज का। हाँ जी। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, हाँ जी।
हाँ, अब क्या है कि अब मैं जो आपने बताया ना कि अब हम डिस्कस अभी इनको अनिकेत जी को समझ मेरे को आपकी नॉलेज को देख के लग रहा है कि आपको है समझ जोन सा थोड़ी थोड़ी जोन सा है कि नाउ कि देखो थिंग इज कि जब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की बात करते हैं ना, द एविडेंस विच इज डायरेक्टली एडमिसिबल इन कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल, अगर सिंपल भाषा में बाकी ओन ओथ वगैरह समझो कि ड्यूरिंग ट्रायल डायरेक्टली एडमिसिबल इन कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है, दिस इज अ हाँ। सब्सटेंटिव एविडेंस। और हम्म। प्रोसीजरल का मतलब है कि विच इज नॉट डायरेक्टली एडमिसिबल इन कोर्ट, रादर रादर इट सपोर्ट्स और कंट्राडिक्ट द सब्सटेंटिव एविडेंस इटसेल्फ, ठीक है ना, जो से जो कोरोबरेटिव और कंट्राडिक्टरी है वो डायरेक्टली एडमिसिबल नहीं होता, परंतु जो सब्सटेंटिव एविडेंस कोर्ट में आया है उसी को सपोर्ट करेगा या कंट्राडिक्ट, जो से है ना, कोई विटनेस डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में जो सा उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट है जो सी वो उसको कंट्राडिक्ट करेगी या कोरोबरेट करेगी। जो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में वो तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, और जो प्रीवियस स्टेटमेंट उसको कंट्राडिक्ट और कोरोबरेटिव करने के लिए यूज की जा रही है वो कंट्राडिक्टरी और कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, जो यस है, सर, हाँ ठीक। हाँ जी। हाँ, तो दिस इज द सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में डिफरेंट कि उसकी इंडिपेंडेंट एडमिसिबिलिटी नहीं होती, और जब कोर्ट ने जजमेंट बेस करनी है ना, जो लिंक फ्रेम करेगा कोर्ट एविडेंस की चेन फ्रेम करेगा जिसके बेस पे जजमेंट तक पहुंचेगा, वो अल्टीमेटली प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की वैल्यू को घटा देगा या बढ़ा देगा, ये काम करेगा, पर उसकी अपनी वो एक चेन में अपना स्थान नहीं बना लेगा प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस, उसका अपना कोई स्पेस नहीं होगा उसमें कंट्रीब्यूट करने में जजमेंट में, जोन सा है वो सिर्फ या तो किसी सब्सटेंटिव पीस की वजह से, मैंने बताया था सब्सटेंटिव पीस एविडेंस अगर 1 है तो प्रोसीजर 0 है, प्रोसीजरल पीस ऑफ है 0 ऐसा है कि उसकी अपनी वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 ही है, पर अगर वो 1 के साथ जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू 10 टाइम बढ़ा देगा, जोन सा है, ठीक है ना, जोन सा है। तो अगर जैसे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस फॉर एग्जांपल टीआईपी है, पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीआईपी हुई है, तो जो उसमें स्टेटमेंट आई है दैट इज अ उसका अपना कोई पर्पस नहीं था, पर जो कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन करेगा और वो आइडेंटिफिकेशन और पुरानी वाली आइडेंटिफिकेशन है जो सी वो कोर्ट वाली आइडेंटिफिकेशन को कोरोबरेट कर देती है, तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, जो सा है, ठीक है ना, जो कोर्ट वाली आइडेंटिफिकेशन है उससे ठीक है पुरानी हाँ। आइडेंटिफिकेशन बाय टीआईपी रिपोर्ट जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तैयार की गई है उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, जोन सा है, परंतु जो कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन की गई है जिसको डॉक आइडेंटिफिकेशन भी बोल देते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन की वैल्यू बढ़ा देंगे। ऐसे ही क्या है कि क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या एफआईआर हमेशा ही प्रोसीजरल पीस ऑफ एविडेंस की तरह यूज होती है, कोरोबरेटिव पीस या कॉन्ट्राडिक्टरी के तौर पे यूज होती है, क्योंकि इसमें प्रीवियस स्टेटमेंट होती है इन्फॉर्मेंट की, जोन सा है, रिलेटिंग टू अ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस सून आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम, जोन सा है, ठीक है ना। बट क्या एफआईआर जैसे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को ले जाते हैं एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, जब ए एंड बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको एक बार भूल जाओ आप, तब कोई प्रूव करना होता है फैक्ट, तो हम उस डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में देते हैं ना, कोई विल पे यस डिस्प्यूट सर। होता है तो विल कोर्ट में देते हैं ना, कोई जोन सा है, कोई टाइटल पे डिस्प्यूट होता है किसी प्रॉपर्टी की तो वो टाइटल की कॉपी देते हैं ना कोर्ट में, तो दैट इज एडमिसिबल, वो क्या होता है, वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस ओरल फॉर्म में नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, जोन सा है, ठीक है ना, यस सर। विच इज डायरेक्टली, अभी तक मैं कह रहा था विटनेस आया स्टेटमेंट दी ऑन, तो वो अगर कोई अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कोई एविडेंस आ रहा है तो दैट कैन ऑल्सो बी ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। मैंने सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की कई चीजें बताई जैसे ओन ओथ, उसमें ओथ की फॉर्मेलिटी क्या सी होती है जो डॉक्यूमेंट्री में होता है। अब आपकी थोड़ा सा नॉलेज का जान के मैं थोड़ा सा आगे चला गया, पहले मेरे को लग रहा था कि मैं इतना डेप्थ में ना चला जाऊं कहीं पे कि कहीं बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, दैट वाज बिट स्कियर्ड जोन सा है, ठीक है ना, तो क्योंकि वो एविडेंस में तो जाएंगे तो जब जाएंगे, बट थिंग इज कि आई फील कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स वाई जोन सा है कि अब जब एफआईआर, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एफआईआर को वेदर एफआईआर पर से एडमिसिबल टू प्रूव और डिसप्रूव, किरणदीप ने भी कर लिया सचिन ज्वाइन। फैक्ट, किरण जी कोई बात नहीं, रेलिवेंट फैक्ट,
ठीक है। तो हमारा क्या है कि वेदर एफआईआर को पर से इंक्लूड कोर्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, उसको कोरोबरेटरी कंट्राडिक्टरी पर्पस के लिए नहीं, क्या उसको पर से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि किसी फैक्ट को वो डायरेक्टली प्रूव या डिसप्रूव कर दे, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को। ठीक है ना, क्योंकि मोटिव पे अगर हम एविडेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब हम सब्सटेंटिव के फॉर्म में दे रहे हैं उसको, जो सा एफआईआर को, है ना। नहीं नहीं कर सकते सर मेरे ख्याल, है। सब्सटेंटिव एज सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं दे सकते हाँ, एक एफआईआर को। मिनट जी, आवाज आ रही है शीतल जी? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं जो बात कर रहा हूँ। सर मैं हुणी ज्वाइन ही किया, बस 2 सेकंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं किरण जी, मैं आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है किरण जी। सर नेटवर्क का इशू है। चलो, मेरी आवाज तो सही आ रही है ना आपके पास? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। तो तो अब क्या है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब बात कर रहे हैं ना जब सब्सटेंटिव एविडेंस की, इसका मतलब है कि अब हम एफआईआर की सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो जैसे अनिकेत जी कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकती है, एफआईआर को एज अ ओके सब्सटेंटिव सर। पीस ऑफ एविडेंस भी यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, कैसे किया जा सकता है? अगर एफआईआर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, जो जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो ए और बी की प्रीवियस स्टेट और उसने कहा दैट कैन बी यूज इजीली, क्योंकि ए ने और बी ने जो बात हुई है ए और बी के बीच में वो सी के रिगार्डिंग हुई है, उसमें ए ने अपनी बी के प्रति भावना को जाहिर किया है, जो होता है कि मेरे मोटिव। मन में प्रति कैसे भावना है, मतलब मैं मेरी मन में आई वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड मी। दिस वाज द क्वेश्चन ना शीतल जी? यस सर। हाँ, तो इसमें बताओ कैसे नहीं हो सकता मोटिव के तौर पे यूज? क्या कह रहे हो सर? नहीं, मैं उनका कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दी थी तो उनको कंफ्यूजन हो गई थी उस पे। बताओ शीतल जी, कैसे आपको क्या कहाँ पे डाउट आया मेरे को, इस जो हमने पिछली डिस्कशन की थी, ये नहीं सर, वाली मुझे आपने जैसे मोटिव बोला ना, तो मुझे मोटिव पे था कि आप कि मोटिव पे कैसे हम दे सकते हैं। आपने कहा कि रेलेवेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव। एक ही स्टेटमेंट जो बी को है दी गई थी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, तो इस पे जिस आप मोटिव क्या होता है? मोटिव इज अ स्टेट ऑफ माइंड, मोटिव हाँ इज अ स्टेट जी, ऑफ 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 अ माइंड। पर्सन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, यस सर। है ना। तो ए ने अपने बी को कहा कि आई वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम सी, जी। ठीक है। तो ए ने क्या शो किया कि किस लिए रिवेंज लेना चाहता हूँ, बिकॉज देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ए मी एंड सी एंड ही हैज एक्वायर्ड माय प्रॉपर्टी। हम्म। तो अब देयर इज अब अगर कल को ए सी का मर्डर कर देता है और बी कोर्ट में आता है और बी कहता है कि मेरे को ए हैज बिफोर डूइंग दिस पर्टिकुलर ऑफेंस ए सेड टू मी कि आई वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम सी, जोन्स है। तो विल द स्टेटमेंट ऑफ बी विल नॉट बी रेलेवेंट टू प्रूव द मोटिव ऑफ द ए? सर इट विल। हाँ, तो बस दिस इज व्हाट आई सेड, ओके सर, ठीक है। यही था ना, वो थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस दिस वाज द ओनली थिंग। तो क्या हुआ? और सर ये जो स्टेटमेंट है ये मतलब डायरेक्ट आके जो बोल रहा है इसने पहले भी दी होगी एफआईआर लॉन्च करने नहीं, के टाइम पे बंदे ने? वो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि वो व्हाई डिड अच्छा। शी गेट कंफ्यूज की जो है, उनको लगा कि इसके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट है, वो प्रीवियस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लेके जो है, और मैंने भी थोड़ा सा मैं मोटिव के पर्सपेक्टिव दे तो प्रीवियस स्टेटमेंट के हिसाब से एग्जांपल रहा था, परंतु देन आई कनेक्टेड इट विद मोटिव जो है, ओके ठीक है सर। ना। दैट्स व्हाई शी बिट की इनका उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नहीं सोचा होगा। आई गोट जो है। देखो अब क्या है कि जब हम बात करते हैं वेदर एफआईआर कैन बी एडमिसिबल टू प्रूव डिसप्रूव फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट, जब हम सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की बात करते हैं ना कि एफआईआर कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं है, इसका मतलब है कि एफआईआर को पर से एडमिसिबल किया जा सकता है फैक्ट इन इशू को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए, और नहीं कि एफआईआर हमेशा ही कोरोबरेटिव की तरह यूज होगी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस वो एविडेंस होते हैं दैट आर गिवन ऑन सेक्शन 6 to 55। जो 6 to 55 में जो फैक्ट्स लिखे गए हैं ना, रेलिवेंट फैक्ट्स, उनको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए
जो एविडेंस कोर्ट में डायरेक्टली दिया जाता है ऑन ओथ अंडरस्टूड है ड्यूरिंग ट्रायल, जो सा वो फैक्ट्स है, जो सा दे आर द उन एविडेंस को बोलते हैं सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं बताता हूँ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एफआईआर कैसी हो सकती है। जो सा अगर एफआईआर सेम ट्रांजेक्शन में लॉज होती है तो ये रेस्ट जस्टे का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। जो सा ये एक इवेंट चेन ऑफ इवेंट्स को प्रूव करती है, जो सा ठीक है ना। अब सेक्शन 6 पढ़ो, कोई भी पढ़ो, सेक्शन 6 पढ़ो। अब दिस इज वेयर द एफआईआर इज रेलेवेंट। आई विल कनेक्ट विद ईच सेक्शन टू द एफआईआर एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सेक्शन 6 पढ़ो, आपके पास सेक्शन 4 होगा निकी जी। Relevancy of Yes, facts sir. forming part of same transaction. हम्म, Facts which, though not in issue, are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant, whether they occurred at the same time and place or at a different times and places. ठीक है, जस्ट वेट एक सेकंड। ठीक है, तो दिस इज कि अगर कोई फैक्ट बाय इटसेल्फ फैक्ट इन इशू नहीं भी है ना, बट दे आर कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, ठीक है ना। जो शब्द यूज किया ना, दे आर कनेक्टेड विद, जो शब्द यूज किया कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, जो उनका है आर रेलिवेंट एज टू फॉर्म पार्ट। दो कंडीशन होनी चाहिए, जो उनका है। अब फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू क्या है? ए मर्डर, बी, दिस इज द फैक्ट इन इशू, ठीक है। दिस इज द फैक्ट इन इशू, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ए ने बी का मर्डर किया, देन ran to the spot, there was a person C witnessed the crime, witnessed the murder, ठीक है। सी ने क्या किया? शाउट किया। शाउट क्या किया? पकड़ो पकड़ो। बी ने उसने मर्डर कर दिया, वो भाग रहा था ना, बी रनिंग, भी भाग रहा था स्पोर्ट से। सी ने इमीडिएटली चिल्लाया, सी किसको पकड़ो, ही इज रनिंग, ठीक है ना। तो सून आफ्टर जब नहीं पकड़ पाए, सी बी निकल गया हाथ से, सी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, सी जोन सा है पुलिस स्टेशन पे गया, एफआईआर लॉन्च करवाई। सी पुलिस स्टेशन पे गया, एफआईआर लॉन्च करवाई। अब ये जो एफआईआर लॉन्च करवाई है ना, दैट दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन अ कंटिन्यूटी, इन अ ट्रांजैक्शन। ए ने बी का मर्डर किया, सी ने इसको वॉच किया, उसका शाउट करना, फिर शाउट करके फटाफट पुलिस स्टेशन पे जाना, फिर जाए उसने रास्ते में किसी टैक्सी ली, वो टैक्सी वाले को बताया कि मर्डर हो गया, फटाफट पुलिस स्टेशन पे चलो, जोन सा है। फिर वो जो टैक्सी वाले ने भी सुना, जोन सा है, ड्राइवर ने भी सुना, जोन सा है, इवन कि उसकी स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाएगी, चाहे वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि अब हर चीज एक ट्रांजेक्शन में हो रही है। वो फटाफट पुलिस स्टेशन पे गया, स्टेशन में उसके हाव भाव जो भी थे सब, दीज आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। उसने एफआईआर लॉन्च करवाई और बताया कि दिस वाज द पर्सन, उसने ये कलर के कपड़े डाले हुए थे, उसने इस चीज से मर्डर किया इस स्थान पे। उन्होंने एफआईआर लॉन्च करी, पुलिस गाड़ी तुरंत निकली जोन सा है वहां से, पुलिस स्टेशन से, सीन ऑफ क्राइम को देखा। ये सारा ही जोन सा है ना, दिस इज हैज अकर्ड इन द सेम ट्रांजेक्शन, यस सर। ना सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, जोन सा है। तो अगर ये सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है ना, तो जो एफआईआर लॉन्च करवाना है ना, एफआईआर रजिस्टर करवाना, जोन सा है, वो इस घटनाक्रम में एक बिंदु मात्र है, एक एक फैक्ट है, एक रेलेवेंट फैक्ट है, जो कि मर्डर के साथ कनेक्ट करता है, जो कि फैक्ट इशू के साथ कनेक्ट करता है, जोन सा है, ठीक है ना, जोन सा है। तो कि अब कल को प्रूफ होएगा कि ए ने बी का मर्डर किया था या नहीं किया था, ये एक डिस्प्यूट चलता है, फैक्ट इशू होता है। तो जो सेम ट्रांजेक्शन में जो सा है, जो एफआईआर लॉन्च करवाई गई है, वो पर से कि एफआईआर कितने बजे लॉन्च हुई है, एफआईआर का टाइमिंग क्या है लॉन्च होने की, कंटेंट क्या है, वो एक अलग चीज है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पर
9 o'clock मर्डर हुआ है, 9:10 पे FIR लॉन्च हो गई है। दिस इज अ काइंड ऑफ शोइंग, क्या शो हो रहा है कि देयर इज अ सीक्वेंस, अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स, कंटिन्यूड इवेंट्स विदाउट एनी ब्रेक। एक ट्रांजेक्शन शो हो रही है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज ट्रांजेक्शन में होती है तो उसकी फैब्रिकेशन की, उसकी मैन्युपुलेशन की, उसकी टेम्परिंग की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन है जो सा उनको लॉजिकल वे में जोड़ देती है सारी चीजों को, जो सा है। तो FIR को पर से इस सिचुएशन में सेम ट्रांजेक्शन को प्रूव करने के लिए वो फैक्ट को लाया जा सकता है, FIR को पर से एडमिसिबल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे FIR एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट नहीं आ रही है, FIR बीइंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आ रही है सेक्शन 6 के कारण, अच्छा। जो क्योंकि सर सेक्शन अगर अगर बोलो। टाइम लैप्स हो जाए, मतलब टाइम आ जाए इसमें FIR लॉन्च करने में, हाँ जी, और मतलब कि डिफरेंट टाइम पे उसने FIR लॉन्च किया, तो भी ये पर से एविडेंस होएगा? देखो अभी हमने सेक्शन पढ़ा है ना, आप देखो ध्यान से, उसमें लिखा है इट इज इमटेरियल, इट हम्म। इज fact which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time or a place or at a different time or place. What is important is they should be connected in such a way as to form part of the same transaction. सेम वो ट्रांजेक्शन, ठीक है। टूटनी चाहिए जो से, और अगर वो ट्रांजेक्शन ब्रेक हो चुकी है, देखो अब सपोज करो पुलिस स्टेशन बहुत दूर था, हम्म। उसको पे पहले तो उसने टैक्सी ली, फिर मेट्रो ली, जोन सा है, जोन सा है, उसके बाद ये ट्रैफिक बहुत टाइम लग गया, जोन सा है। अगर इस तरह का एक्सप्लेन कर देता है व्हाई देयर डिले, जोन सा है, ही वाज इन कंटिन्यूटी ऑफ लॉजिंग द FIR, जोन सा है। तो उस सिचुएशन में अगर 9 पे हुआ तो 9:10 पे अगर FIR लॉन्च होती है, 1 घंटे का टाइम गया, गैप मैटर नहीं करता, पर गैप मैटर ये करता कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो सा वो ब्रेक हुए। ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा इसका, फैक्ट टू फैक्ट एग्जामिनेशन होगा कि वो ट्रांजेक्शन ब्रेक हुई है या नहीं ब्रेक हुई, टाइम नहीं मैटर करता जोन से है। पर टाइमिंग अगर ज्यादा डिले पड़ जाता है तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि कहीं ट्रांजेक्शन ब्रेक तो नहीं होगी थी, कहीं इसने मैन्युपुलेशन तो नहीं कर ली, कहीं इसने FIR आफ्टर थॉट तो नहीं लिखवाई, जोन से है। अगर आफ्टर थॉट लिखवाई है फिर वो ट्रांजेक्शन ब्रेक होगी या फिर नहीं, जोन सा है, ठीक है ना। अगर उसने अपने 4 फ्रेंड से बात करी, यार मैं जाऊं क्या ना जाऊं लॉज करवाने, ठीक है, यार मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन उसने अपने घर पे सोचा, तीसरे दिन कहता चलो मैं लॉज करवा ही देता हूँ FIR, जोन सा है, ठीक है ना। नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। यस। मैंने सर वो इसको कोरोबोरेटिव में क्यों जाएगी फिर ऐसे, अगर 2-3 दिन रुक के करता है वो, एक मिनट, तो ऐसे आप कोरोबोरेटिव में हो सकती है। सेम ट्रांजेक्शन है ना, इसका मतलब लिखो सेम ट्रांजेक्शन को, क्योंकि दिस थिंग विल कम इनटू यूज अ लॉट ऑफ टाइम। देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट, sequence of events, events occurring in continuity without any break. अब विदाउट एनी ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि किसी तरह मतलब डिले नहीं हो सकता, टाइम गैप नहीं हो सकता, पर वो इवेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि इवेंट्स का सीक्वेंस टूट गया हो, जोन सा है। डिले जो जो कंटिन्यूटी में जो टाइम लग गया वो तो जायज है, रीजनेबल एक्सप्लेनेबल है, बट अगर आपने वैसे ही आपने गैप, अपने डेलिबरेटली गैप डाल दिया जोन सा खुद से, फिर वो एक अलग चीज है, जोन सा। इसको आप ये भी कह सकते हो अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स, अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो। ये चेन बननी चाहिए इवेंट्स की पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया ना कि मर्डर हुआ, शाउट करा, उसके बाद टैक्सी ली, टैक्सी वाले से बात करी, कौन सा है, फिर मेट्रो ली, सपोज करो अब उसने मेट्रो भी लेनी थी रास्ते में क्योंकि डिस्टेंस दूर था, जो सा है, फिर पुलिस स्टेशन पे गया। ये सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये सारे सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट है। अब यहां से वो कहता है यहां पे जाने की बजाय अपने घर चला गया, होम चला गया, पुलिस स्टेशन नहीं गया, ये घर पे चला गया, नेक्स्ट डे गया पुलिस स्टेशन पे, FIR अब सी इवेंट टूट गया, यहां पे उसने ब्रेक ले लिया,
कंटिन्यूटी खत्म होगी। अब जो ये टाइम गैप पड़ा है ना, ये जो टाइम गैप है ये तो एक्सप्लेनेबल है, पर ये वाला टाइम एक्सप्लेनेबल नहीं है। ठीक है ना, चाहे ठीक है ना, तो अगर सेम टाइम पे नहीं भी होती ना तो भी कोई बात नहीं, परंतु अगर वो इवेंट की कंटिन्यूटी खत्म हो गई है तो फिर वो ट्रांजेक्शन सेम नहीं रहेगी। जोन है, अगर ट्रांजेक्शन चेंज हो गई है, खत्म हो गई है, एक बार एंड हो गया है जोन है, फिर वो टाइम नहीं मैटर करता। जो इवेंट्स को अकर होने में टाइम लग गया वो तो समझ आता है, बट आपने ही इवेंट को ब्रेक करके जोन सा है फिर नहीं मैटर करेगा। इसलिए प्लेस पे हो ये मैटर नहीं करता। अब ये भी देखो, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये सभी एक प्लेस पे तो हुए ही नहीं, सेम प्लेस जोन है। एफआईआर भी सेम टाइम पे तो हुई ही नहीं, कितना गैप पड़ गया, हो सकता है इससे ज्यादा भी होता। अगर सपोज करो कोई जो रिमोट एरिया है, गांव में हुआ है मर्डर, कनेक्टिविटी नहीं है जोन है, उसको रिपोर्ट करने में एक दिन लग गया जोन है, बट वो रिमोट करने, एक तो वो जो गैप पड़ा है वो दैट इज एक्सप्लेनेबल जोन है। उसने एफर्ट तो, बीच में कोई इंसिडेंट तो नहीं होगी, चार जनों से बात तो की होगी कि मैं जा रहा हूं, मेरे को कोई, दैट इज इवेंट। अगर जहां पे ब्रेक पड़ा है, ट्रांजेक्शन खत्म होगी। अब ट्रांजेक्शन क्या होती है, वो ट्रांजेक्शन कब खत्म हो जाती है वो तो मैंने आपको बता दिया ट्रांजेक्शन क्या होती है, पर कब खत्म हो जाएगी ना, ये सब्जेक्टिविटी से पर्पज से चेक करेंगे कि उसके एफर्ट्स को देखते हुए, उसके जो भी उसने स्टेप्स लिए मिनट उनको मिनट देखते हुए। ठीक है ना। यस सर। अब हो गया ना कि टाइम का मैटर नहीं करता, पर जनरली टाइम गैप नहीं होना चाहिए जोन सा है। यस सर, जनरली हाँ ज्यादा जी। गैप, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब आप टाइम गैप कैसे अगर ज्यादा डालोगे। इसलिए उन्होंने ये बना जब था 1872 में, इवन कि अभी अभी अपडेट कर दिया इन्होंने, स्टिल दे हैव प्रोवाइडेड द सेम थिंग, सेम टाइम। टाइम और प्लेस मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है ट्रांजेक्शन, मैटर क्या करता है कनेक्शन, कनेक्शन विद फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल उस इवेंट का कनेक्शन होना चाहिए फैक्ट इन इशू के साथ, लिखा ना, फैक्ट विच आर नॉट इन इशू, दो नॉट इन इशू, मतलब फैक्ट अपने आप में इशू में नहीं है, बट दे आर कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। और ये कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, जिसको लीगल कनेक्शन बना दिया सेक्शन 6 में, उसी लॉजिकल कनेक्शन को लीगल कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जोन सा है। ठीक है ना, जोन सा है। तो इसलिए कहता है कि एक कनेक्शन होना चाहिए फैक्ट इन इशू के साथ उस फैक्ट का, और वो एक चेन फॉर्म करनी चाहिए टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन जोन से। अब एफआईआर अगर उसमें से एक फैक्ट है ना, जो से चेन का पार्ट है, तो वो पर से उस चेन को प्रूव कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को प्रूव कर रहे हैं जोन सा है, कि उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ भाई इवेंट की, इसमें फाल्सहुड की को निगेट कर रहे हैं कि भी इसमें फाल्सहुड हो सकती है जोन सा है। इसीलिए यहां से देखो डिले वाला कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाता है, जुड़ता है ना जोन सा है। जब मैंने आपको कल कहा था डिले में, जब करवा रहा था आपको, मैंने कहा मैं बताऊंगा इसके साथ, तो हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ती है जब हम लॉजिकल देखते हैं तो, कि अगर डिले इन द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर तो फिर वो एक अपनी एविडेंशियरी वैल्यू इधर से भी लॉस कर लेता है जोन सा है। जब मैंने कहा था कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू लूज हो जाएगी, कोरोबरेटिव कंट्राडिक्टरी तो है ही, अब वो सेम ट्रांजेक्शन के तौर पे भी नहीं यूज होती फिर वो एफआईआर जोन सा है। ठीक है ना, सेम ट्रांजेक्शन के लिए कैसे कर लोगे आप, क्योंकि वो अब जो सेक्शन 6 में उसकी रेलेवेंसी बन जानी थी, डिले के कारण वो नहीं बनती थी, क्योंकि आपने अब उस पर सोच विचार कर लिया, अपना दिमाग लगा लिया कि इसको एफआईआर लॉन्च करवाएं या ना करवाएं जोन सा है। ठीक है ना, तो फिर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू इधर से भी लॉस हो जाती है। क्लियर हो गया ना शीतल जी, यस सर, हो गया, हाँ जी। अच्छे से। अब नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डन एज फार एज द एफआईआर। अब एफआईआर यहाँ पे पर से एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ प्रॉपर कोर्ट में एडमिसिबल करवाई जा रही है, एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट नहीं लेके आ रही, इसलिए दिस इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हियर। ठीक है ना, हम बोलते हैं इसकी सब्सटेंटिव वैल्यू है। ठीक है ना, कहां पे, सेक्शन 6 में, व्हेन इट प्रूव्स द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, आई विल गिव यू अ डिक्टेशन ऑन दिस ऑल्सो, पर पहले समझ लो इसको जो चाहे, जितना थोड़ा थोड़ा डिक्टेशन भी दे दूंगा, जिससे आपको मतलब कल को व्हेन यू रिवाइज और क्वेश्चन पेपर में आता है एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू पे, चाहे शॉर्ट नोट ही आए, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, क्लियर होगा ना अनिकेत जी। यस सर। दैट इज द टाइमिंग 7:10, कोई बात नहीं। अब आ जाओ 8 पे, सेक्शन 8 खोलो। एनी फैक्ट, ऐसे करो, पढ़ोगे कोई, पढ़ो, आप पढ़ो कोई भी, मैं आई विल पॉइंट आउट द वर्ड।
motive, preparation, and previous or subsequent conduct. हम्म Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact, the conduct of any party or of any agent to any party, to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding, or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceeding is relevant. हम्म If such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto. एक्सप्लेनेशन पढ़ो, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। The word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not affect the relevancy of statements under any other section of this act. बस 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 बस, ठीक है। अब देखो बेसिकली सेक्शन 8 क्या क्या बात, सेक्शन 8 बात करते हैं मोटिव की, प्रेपरेशन की एंड कंडक्ट की। प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। और क्या कहता है, कंडक्ट नॉट इंक्लूडेड स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेनेशन कहती है हमको, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट अनलेस स्टेटमेंट accompany एंड, इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं सिर्फ जो हमारे लिए रेलेवेंट है समझने के लिए, accompany एंड एक्सप्लेन, ठीक है ना। देखो क्या बात करता है सेक्शन 8 कि 3 चीजों को रेलेवेंट बना, मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट। हमारा मोटिव प्रेपरेशन से अभी कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जो से एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं है, कंडक्ट पे बात कर, ठीक है ना। कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट बताओगे कोई, कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट क्या होता है शीतल जी? Sir, action of the parties. है Action of the मतलब कोई parties. ऑफेंस करने से पहले या बाद में बंदे ने मतलब क्या क्या किया, कंडक्ट क्या था उसका मतलब। हाँ हाँ, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट तो समझ आता है, पर कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट शीतल जी सर आप, जैसे अनिकेत जी Sir, बोलेंगे। conduct means action of the parties. एक्शन जो हो, मुझे और बोला। कुछ ऐड करना चाहोगे आप? सर जैसे कि 8 बजे किसी का मर्डर हुआ चाकू से, तो मतलब जिस पे इल्जाम लगाया वो 7 बजे चाकू लेने गया कहीं से, तो वो कंडक्ट हो जाएगा वो प्रीवियस। हाँ, वो प्रेपरेशन में भी आ जाएगा, प्रीवियस कंडक्ट में भी आ जाएगा, दैट इज आल्सो गुड थिंग जो है या ना। जब मारा 8 बजे, तो 8 बजे चाकू से मारा, तो वो मतलब चाकू लेके गया फिर उसने कहीं फेंक दिया, वो उसका बाद का कंडक्ट हो जाएगा, किसी ने देख लिया उसको। हाँ यू हैव, दैट इज अ गुड थिंग। आप उन्होंने मतलब समझाया, आपने एग्जांपल दे दी जो उनसे है, ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। देखो हाँ, कंडक्ट का मतलब होता है बेसिकली, जैसे शीतल जी ने भी कहा कि एक्शन, कंडक्ट मीन्स सर ये कराया था हमें, उस मेरे को याद आ गया सर, इसमें कृष्णा में बात एक्शन कराया था। और बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है, और रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये एक्शन जो सा है जो इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू है, और विच इन्फ्लुएंसेस द फैक्ट इन इशू, ठीक है ना। क्या हो सकता हम्म है कि ऐसे हो सकता है कंडक्ट फिर फैक्ट इन इशू हो, ठीक है ना, जो सा है, और या फिर पहले फैक्ट इन इशू आए फिर कंडक्ट आए, ठीक है ना, जो सा है। कंडक्ट जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने
प्रेपरेशन करी, नाइफ लेके आया, जो सा है प्रीवियस कंडक्ट। उसके बाद नाइफ को थ्रो कर दिया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जो सा है, ठीक है ना। छुपा दिया वेपन को, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। चिल्लाया जोर से, मैंने बदला ले लिया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। भागा जगह से मर्डर करके, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है ना। दैट इज अ कंडक्ट। कंडक्ट होता है या तो फैक्टिंग इशू के लिए होगा, या फैक्टिंग इशू के, बस उसका कनेक्शन फैक्टिंग इशू से होना चाहिए, उसका कनेक्शन फैक्टिंग इशू से होना चाहिए, है ना? हम क्यों कंडक्ट की बात कर रहे हैं एफआईआर के कंटेक्स्ट में, जो है क्योंकि और ये कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्यूज का नहीं हो सकता, किसी का भी हो सकता है, विक्टिम का भी हो सकता है, विटनेस का भी हो सकता है, अक्यूज का भी हो सकता है, तीनों का कंडक्ट है, ठीक है ना। परंतु अगर विटनेस का कंडक्ट है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा सेक्शन 8 में, वो जाएगा सेक्शन 6 में एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। थोड़ा सा 6 और 8 ना ओवरलैप कर सकते हैं कई बार, दिखता है, ठीक है। 6 और 8 ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करते हैं ना, वो अल्टीमेटली सेम ट्रांजेक्शन में भी आ जाते हैं। आप कई बार देखोगे कई फैक्ट्स की रेलेवेंसी एक से ज्यादा सेक्शन में बन जाएगी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो एक ही सेक्शन में बने, एक से ज्यादा सेक्शन में भी बन जाएगी रेलेवेंसी, 6 में भी बनेगी, 7 में भी बनेगी, 8 में भी बनेगी, जो है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉजिकल फैक्ट नहीं होगा जिसका इंडियन एविडेंस एक्ट ने स्थान नहीं बनाया, क्योंकि अगर स्थान नहीं बनाएंगे तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। सेक्शन 5 कहता है एविडेंस उन्हीं फैक्ट्स पे दिया जा सकता है जो कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इशू है, और अगर कोई फैक्ट को रेलेवेंट नहीं बनाया ना, तो फिर उसमें एविडेंस ही नहीं दिया जा सके उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, जो है। तो इसलिए हर चीज की रेलेवेंसी बनाई है सेक्शन 6 से लेकर 55 में, हर उस फैक्ट की, उस रेलेवेंट फैक्ट की जो फैक्ट इशू के साथ लॉजिकल वे में कनेक्ट, ठीक है ना। तो उन पे जो भी एविडेंस आएंगे उसमें सब्सटेंटिव एविडेंस आएंगे ड्यूरिंग ट्रायल। कोई भी आपसे पूछे सेक्शन 30 पे जो एविडेंस आया है वो सब्सटेंटिव है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस है, क्योंकि एडमिसिबल है डायरेक्टली इन द कोर्ट। सेक्शन 5 कहता है डायरेक्टली एडमिसिबल फैक्ट इशू, रेलेवेंट फैक्ट भी एविडेंस एडमिसिबल है, जो है, ठीक है ना। तो सब्सटेंशियल एविडेंस जिन पे कोर्ट ने एविडेंस डायरेक्टली दिया जा सकता है, जिस जिस फैक्ट को प्रूव और डिस्प्रूव करने के लिए, जो है, ठीक है। तो दैट इज अ सब्सटेंटिव। अब वो तो हमने कर लिया, अब हम एफआईआर के कंटेक्स्ट में जब बात कर रहे हैं, अब एफआईआर क्या होता है? FIR is a statement. FIR is a statement in relation to a cognizable offense. It is first in point of time after crime. It is a first statement in point of time after crime. हाँ, क्राइम हुआ, उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट जो पुलिस को दी जाती है, दैट इज FIR. दैट बिकम्स एन FIR. तो होता क्या है, देखो, अब हम इस एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं। हमको सेक्शन 8 क्या कहता है कि स्टेटमेंट डज नॉट, अब कंडक्ट तो आपको क्लियर हो गया, स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड कंडक्ट। FIR में क्या है, स्टेटमेंट ही तो होती है ना, FIR में एक स्टेटमेंट ही तो होती है ना। क्या हो गया अनिकेत जी, ठीक है ना? सर मैं 1 मिनट में आऊँ सर, आई एम लिसनिंग टू यू सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो, हाँ मैं आपको, सुन तो रहे हो ना? यस यस सर, यस सर। शीतल जी, आपने भी लेना है ब्रेक? नहीं सर, आप कंटिन्यू कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है ना व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखो, FIR क्या होती है, स्टेटमेंट ही तो होती है, जो है when we talk about FIR, it's a statement in relation to a cognizable offense. It is a statement in relation to a cognizable offense. सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है हमको कि स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड कंडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर FIR लॉन्च हुई है तुरंत, तो अगर फर्स्ट पॉइंट लाइन के हिसाब से चलें तो FIR एज अ कंडक्ट रेलेवेंट, FIR इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्ट। तो FIR को एज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आप एडमिसिबल नहीं करवा सकते, जोन से है, ठीक है ना। लिखा हुआ है ना, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, जोन सा है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन 1 दैट यू हैव रेड, जोन सा है।
कि कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। अब इसकी अनलेस दी, अनलेस मीन्स एक्सेप्ट मान लो, अनलेस कंडीशन दी है कि कब वो स्टेटमेंट भी एज अ कंडक्ट रेलिवेंट होगी, सॉरी एज अ कंडक्ट नहीं होगी पर वो रेलिवेंट हो जाएगी। क्या कंडीशंस है कि स्टेटमेंट है जो सी, मैं आपको बताऊं दीज थिंग्स आर 100%, बच्चों को पढ़ा बच्चे सभी ने होती है, बट ये क्लियर नहीं होती इस चीज, ये चीज, ये सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन। यस दो चीज यूज की, अनलेस स्टेटमेंट अकम्पनाई एंड एक्सप्लेन, ये दो शब्द यूज करे हैं उन्होंने, ध्यान देना इन चीजों पे। एक्सप्लेन, ठीक है ना, अकम्पनाई एंड एक्सप्लेन। अकम्पनाई का मतलब क्या हुआ? In अकम्पनाई का addition, मतलब क्या हुआ? सर जोड़ के मतलब कि हाँ, फॉलो किया जो हम्म एक्सप्लेन, अकम्पनाई एंड एक्सप्लेन कंडक्ट, अकम्पनाई एंड एक्सप्लेन द कंडक्ट, फिर वो रेलिवेंट हो जाएगी statement जो सा है। अब यहाँ पे देखो आप एक इंटरेस्टिंग चीज, एक मिनट, ज्यादा छोटा तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब देखो कह रहा है स्टेटमेंट कंपनाई एंड एक्सप्लेन द कंडक्ट, ठीक है ना। अब कंडक्ट हमने क्या बात करी, कंडक्ट होता है प्रीवियस भी हो सकता है, अब हम प्रीवियस पे नहीं जाएंगे एक बार, क्योंकि हम एफआईआर की बात कर रहे हैं, एफआईआर बाद में ही होगी ऑफेंस की, पहले तो होनी से रही नहीं जो सा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगी, और एफआईआर में क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, और ये कह रही है पर से स्टेटमेंट इंक्लूड होती नहीं है जो सा, फिर हम एफआईआर को कैसे कहते हैं, सेक्शन 8 में वो रेलिवेंट हो जाती है जो सा है, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल ए ने ए ने ए असॉल्टेड बी, ठीक है, ए असॉल्टेड, मैं असॉल्ट ले रहा हूँ, थोड़ा सा जान करके मैंने असॉल्ट लिया सिंपली, ठीक है ना, और भी ऑफेंस हो गया, आप एक बार रिजल्ट लो, ठीक है ना। बी ने एफआईआर लॉन्च करवाई जो सा, बी ने जो सा उसकी एफआईआर लॉन्च करवा, मतलब ही वेंट टू द, बी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, बी वेंट टू पुलिस स्टेशन, लॉन्च एफआईआर। अब ये बी का सबसीक्वेंट कंडक्ट है ना, गोइंग टू पुलिस स्टेशन, गोन टू पुलिस स्टेशन जोन सा, जैसे ए ने बी पे असॉल्ट किया, बी पुलिस स्टेशन में गया, बी का पुलिस स्टेशन जाना, ठीक है, दिस इज द सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट किसको कंपनाई कर रहा है, असॉल्ट को, जो कि फैक्ट इन इशू है, जो कि फैक्ट इन इशू है, फैक्ट एंड इशू। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आएगा फैक्ट इन इशू, फिर आएगा जो सा है कंडक्ट जो सा है, फिर आएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, जो सा। अब क्या होता है, लिखा है ना, दैट कंपनाई एंड एक्सप्लेन जो सा, स्टेटमेंट विच कंपनाई। अब ये स्टेटमेंट मतलब कंडक्ट के बाद वाली स्टेटमेंट, अकम्पनाई का मतलब है जो उसको फॉलो करते हुए जो सा, अकम्पनाई, ठीक है ना, उसको फॉलो करते हुए पैरेलल, कंडक्ट के बाद प्लस एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन का मतलब होता है उसका रीजन बताए, उसका रीजन बताए, किस चीज का, कंडक्ट का रीजन बताए, फैक्ट इशू का रीजन ना बताए, कंडक्ट का रीजन बताए। कंडक्ट, फैक्ट इन इशू से के बाद तुरंत हुआ कंडक्ट, कंडक्ट के बाद आई स्टेटमेंट, ठीक है, कंडक्ट के बाद आई, यहां पे ऐसे लिखो ये ज्यादा बेटर है, कंडक्ट के बाद आई स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये कंडक्ट के बाद स्टेटमेंट आई है ना, दैट स्टेटमेंट अकम्पनाइज कंडक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है
किसको कर रही है एक्सप्लेन? कंडक्ट को। अब वो आके पुलिस स्टेशन में क्या बोला एफआईआर लॉन्च करवाने से पहले कि आई केम हियर टू लॉन्च द एफआईआर अगेंस्ट ए हु हैज असॉल्टेड मी। ठीक है ना, आई केम हियर टू लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट ए हु हैज असॉल्टेड मी। अब जो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है दैट इज गोइंग टू पुलिस स्टेशन, दैट इज टू लॉन्च द एफआईआर। क्या हो गया? नहीं सर, मतलब जो बाद में वो पुलिस स्टेशन गया लॉन्च करने के लिए एफआईआर, वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना? हाँ वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, और वो कारण बता रहा है एफआईआर में कि मेरा पुलिस स्टेशन क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ बिकॉज ए असॉल्टेड मी। मेरा मतलब पुलिस, फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक को पिटा, ए ने बी को पिटाई करी और बी रो ही जा रहा है। अब ये आप भूल जाओ, एफआईआर के कंटेक्स्ट में भूल जाओ, कंडक्ट के बारे में एक मिनट बात करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वो रो रहा है बैठा हुआ बी साइड में, बी कुछ भी नहीं कर रहा, कोई एफआईआर नहीं करवाने गया। एक उसका फ्रेंड आया, भाई तू क्यों रो रहा है? तो कहते मुझे ए ने मेरी पिटाई करी। ठीक है ना, अब जो उसका रोना है ना, जो उसकी क्राइंग है, जो सा है दैट इज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मैंने बताया था कंडक्ट में क्या आता है, एक्शन, बिहेवियर, रिएक्शन। ठीक है ना, जो सा है जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड को शो करती है, जो सा है कि वो क्यों उस कंडक्ट को कर रहा है पर्सन। तो ये कंपनाई प्लस एक्सप्लेन, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए इंग्रेडिएंट, तब वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। कौन सी स्टेटमेंट? जो एक्सप्लेन कर रही है कंडक्ट, कौन सा है एविडेंस, एक्चुअल एविडेंस क्या है, कंडक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है, कंडक्ट का मीनिंग समझा रही है कि वो कंडक्ट ठीक क्यों है। जा रहा है, वो क्यों रो रहा है, जोन सा है। ठीक है ना, और उससे क्या होता है कि वो कंडक्ट को जब एक्सप्लेन कर दिया ना, जोन सा है, तो कंडक्ट फैक्ट इन इशू का इफेक्ट करता है कि ये फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है, जोन सा है। इसीलिए हमने उस स्टेटमेंट का, क्योंकि उस स्टेटमेंट की अल्टीमेट कनेक्शन फिर फैक्ट इन इशू के साथ बन गया, फैक्ट एंड इशू के साथ है। लॉजिकल, जोन सा है, और हमने उसको यहाँ पे डाल दिया रेलिवेंट, क्योंकि वो स्टेटमेंट आइसोलेशन स्टेटमेंट नहीं है, वो हमको कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। और कौन से कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है? कि जो सब्सिक्वेंटली है, ए ने बी को मार दिया, कह रहा मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने अपना बदला ले लिया, क्राइम। ठीक है ना, कौन सा, जब पुलिस ने उसको पकड़ा, अरेस्ट करा, या वो भाग रहा था, जोन सा है, तो अब उसका क्या है, जो उसकी स्टेटमेंट है ना, जोन सा है, वो उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही। ठीक है ना, कि ही वांटेड टू टेक रिवेंज। ठीक है ना, तो दिस इज द स्टेट ऑफ की, ए कह रहा है ए ने बी को, सॉरी, अगेन लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, जो से आई थिंक ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? सर ये एग्जांपल करा दो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ही बहुत है आज के नहीं, लिए। ठीक है, मैं वो तो करवा देता हूँ। ज्यादा समझ ऐसा तो नहीं है कि गोइंग समझ ना आया तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इनसे। कि नहीं थोड़ा सा नहीं ना सर, समझ एग्जांपल, तो आ गया। हाँ हाँ, क्योंकि समझ तो आ गया सर। आ गया ना, जो से तो देखो, दो चीज है, अकम्पनाई, पहले तो इफेक्ट इशू हुआ मेन, फिर कंडक्ट हुआ, फिर स्टेटमेंट आई। वो स्टेटमेंट कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रही है, इसी कंडक्ट को। ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम लेते हैं अक्यूज की लेते हैं, अक्यूज खुद ही एफआईआर लॉन्च करवाता है, जो सा है, कई बार करवाता है ना अक्यूज, जो सा है, अक्यूज वाज अरेस्ट, ए ने बी का मर्डर किया, अब लोड ही नहीं यहाँ पे बनाने की जरूरत है, ए ने बी का मर्डर किया, लेट अस सपोज एक्स ए ने बी का मर्डर कर दिया। ठीक है, बी वाज अरेस्टेड, बी ए वाज ने अरेस्टेड, बी अरेस्टेड गलत कर गया, अरेस्टेड। ठीक है ना, ए ने बी का मर्डर किया, अरेस्ट हुआ, ए ने कहा
अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ही इज सीकिंग प्राइवेट डिफेंस, जोन्स है, तो उसने कहा आई वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बिकॉज हैड आई नॉट किल्ड मी ही वुड हैव किल्ड मी। सब जब जब जैसे ही वो अरेस्ट हुई, ठीक है ना। अब ये इसकी स्टेटमेंट है ना, व्हाट डज इट शो, इट शोज द प्राइवेट डिफेंस, कि उसने किन सर्कमस्टांसेस में बी का मर्डर किया, जोन्स है, ठीक है ना, जोन्स है। या जैसे मैंने बताया कि वो कह रहा है कि मैंने बदला ले लिया अपना, जोन्स है, इसका यहाँ पे शो कर रहा है कि उन्होंने किस सर्कमस्टांसेस में, उसके मन में क्या फीलिंग थी ए के प्रति, बी के प्रति, जोन्स है। तो जब भी कोई भी कंडक्ट, अब एफआईआर में क्या होती है, जब वो एफआईआर भी लॉन्च करवाता है ना, तो वो ये बात कहेगा, पुलिस स्टेशन गया, कहता पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है कि मैंने एक का मर्डर कर दिया और बिकॉज मैं उससे बदला लेना चाहता था, वगैरह वगैरह सारी स्टेट, तो जो सारी एफआईआर में स्टेटमेंट आई है ना, दिस एक्सप्लेन्स हिज कंडक्ट फॉर कमिंग टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आना और क्यों आया पुलिस स्टेशन, तो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडक्ट, ठीक है ना। और उस कंडक्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि फैक्ट इशू के साथ है, ठीक है ना। ए ने थेफ्ट की, जो है फॉर एग्जांपल दिस पर्सन हैज ए हैज गॉन टू द, अब एफआईआर के कंटेक्स्ट में तो यही बन गई एग्जांपल, क्योंकि हर पर्सन एफआईआर ही लॉन्च करने जाएगा ना, जो है। तो जब एफआईआर के कॉन्टेक्स्ट में हम सेक्शन 8 में कैसे रेलिवेंट बना देते हैं एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर में एक स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट अकम्पनाई कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कंडक्ट को कि वो पुलिस स्टेशन क्यों आया है, ठीक है ना। तो इसलिए सेक्शन 8 में एफआईआर की स्टेटमेंट भी रेलिवेंट हो जाती है, प्रोवाइडेड इट इज प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। एफआईआर प्रॉम्प्ट हो जो है, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट के कारण वो रेलिवेंट हो जाती है, क्योंकि वो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, जो है। तो अगर डिले पड़ गया तो फिर वहां पे भी क्वेश्चन अराइज हो जाए, ठीक है, क्लियर है। फिर जब यस सर। एलिमेंट्स में आएंगे करेंगे डिटेल में डिस्कस। अब एक बार इतना हो गया ना क्लियर, यस। हाँ जी सर। ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक केस भी लिखवा दूंगा, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक है जैसे सेक्शन 6 पे है, वो 6 पे तो कुछ नहीं है कि जैसे देर वाज अ पर्सन, ही वाज मर्डर्ड, उसके बाद उनके सिस्टर है जो उनसा, शी कम टू द स्पॉट, ही शी विटनेस द क्राइम एंड देन शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड रिकॉर्डेड एफआईआर, दिस वाज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। और मतलब जो भी इवेंट हुए सब मैंने वो तो इतने बड़े बता ही दिया आपको, सेक्शन 6 वाला जो है सेम ट्रांजेक्शन 6 में रेलिवेंट है। इसी तरह विक्टिम जो है रोब्ड बाय एक्यूज्ड, एक एग्जांपल जैसे मैंने लिखी हुई है कॉपी पे, जो है कि विक्टिम रोब्ड बाय एक्यूज्ड, रोबरी कमिट हुई, ठीक है ना, जोन्स है। उसके बाद विक्टिम रो रहा था बैठा हुआ, जोन्स है, ही वाज क्राइंग, ही वाज जस्ट क्राइंग, जोन्स है, बिहेविंग नॉट एबनॉर्मली, जोन्स है, ठीक है। अब उसका कंडक्ट जो रोने का है, जोन्स है, दैट वाज, और उसके बाद जो वो स्टेटमेंट मेड कर रहा था, दैट वाज एक्सप्लेनिंग हिज द रीजन ऑफ क्राइम, जोन्स है, क्राइम क्या है, कंडक्ट है सब्सिक्वेंट। और जब किसी ने पूछा कि व्हाई आर यू क्राइंग, ही सेड कि बिकॉज आई हैव बीन रोब्ड, जोन्स है। ये एफआईआर के कंटेक्स्ट में नहीं लिखी हुई, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट मेड यू, जोन्स है। उसके बाद हम सेक्शन 21 के कंटेक्स्ट में करेंगे इसको, इसको ही कंटिन्यू करेंगे हमारा। सेक्शन 21 में कैसे हैं और सेक्शन 32 में कैसी है, थोड़ा थोड़ा है ये, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 27 में भी जाएंगे, डिस्कवरी स्टेटमेंट के रूप में भी हो जाती है एफआईआर, पर उसकी रिगार्डिंग हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर अगर डिटेल में चले गए तो पूरा कंसेप्ट ही खुल जाएगा 27 का, ठीक है ना। और ओके उसके सर। बाद हम पार्ट में जाएंगे। 3 पार्ट है, कंट्राडिक्शन, कोरोबोरेशन एंड रिफ्रेशिंग मेमोरी, ठीक है ना। तो फॉर टुडे एक बार ओके हैं आज यहाँ पे, ठीक है, कल इनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। हो गया ना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं था कि पहले तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या है, ये क्लियर हो गया ना, कि वो एविडेंस जो रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डायरेक्टली इन कोर्ट एडमिसिबल होता है, जो है दिया जाता है, दे ही सकते हैं हम, जो है, ठीक है। ऑन ओथ होगा, सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, प्रोसीजरल वो होता है कि जो कि अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, मतलब इंडिपेंडेंट एडमिसिबिलिटी नहीं होती उसकी, परंतु सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस को ही प्रूव या डिसप्रूव करने में, प्रूव या सॉरी उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने में मदद करता है,
जोन सा वो जजमेंट का पार्ट नहीं बनता, उसका लिंक नहीं बनता, उसका बेस नहीं बनता। एक चेन ऑफ द इवेंट्स होते हैं, चेन ऑफ एविडेंस होते हैं, जिसके बेस पे एक जजमेंट तक पहुंचता है जज। जोन सा तो वो चेन ऑफ एविडेंस में अपना एक स्थान नहीं बनाता। जोन सा वो जो स्थान ऑलरेडी बना हुआ है किसी एविडेंस का, उसको या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। जोन सा ठीक है ना। जनरली दीज आर द स्टेटमेंट और एविडेंस मेड बिफोर द आउटसाइड द कोर्ट। जोन सा ठीक है ना। जो कोर्ट में एविडेंस दिए जाते हैं उनको कोरोबरेट या कंट्राडिक्ट करने के लिए होता है। जोन सा फिर हम बात करें कि एफआईआर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या एफआईआर पर से एडमिसिबल है। जोन सा स्टेटमेंट तो ये प्रायर टू द आउटसाइड द कोर्ट ही दी गई है, पर क्या एफआईआर जो पर से डॉक्यूमेंट है जोन सा ये एडमिसिबल है। जोन सा है यस है, अगर सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होती है ये। ठीक है। दूसरा, अगर इसमें ऐसी स्टेटमेंट है विच एक्सप्लेन द कंडक्ट ऑफ द, किसका भी कोई भी पार्टी हो, अक्यूज हो, विक्टिम हो जो उनका या एजेंट हो, किसी का हो, अगर इनको एक्सप्लेन करनी दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो कि थोड़ा बेसिक के लिए आई वाज जस्ट ट्राइंग कि इट वाज टेकिंग टाइम, तो आपका बेस क्लियर हो गया कि सब्सटेंटिव हम कैसे एफआईआर को सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के रूप में देख रही है। ठीक है। नहीं जनरली आप किसी से पूछोगे, जनरली उनका जवाब ये हुआ कि इसको तो प्रीवियस स्टेटमेंट के तौर पे यूज करेंगे जो उनसे। परंतु अगर एफआईआर इन सेक्शनों के इंग्रेडिएंट को सेटिस्फाई कर देती है तो वो पर से एक अपना डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होता है। ठीक है ना जो उनसे है, तो दैट इज सब्सटेंटिव। क्लियर हो गया ना शीतल जी, अब A to Z ब्रीफ में, यस सर, हो गया। है ना। तो अब करें ऑफ आज के लिए। हाँ जी सर। हाँ चलो फिर ठीक है, आई विल गिव यू रिकॉर्डिंग और आप देख लेना अगर आपको कोई पार्ट लगे रिपीट करने वाला जो उनसे है। और टुडे वी आर एंडिंग द सेशन। ठीक है। ओके गुड लक। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी अनिकेत जी। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, एंड है ना सर? हाँ हाँ बस कुछ डाउट तो नहीं ठीक रहा है। ना। नहीं नहीं सर, यूट्यूब में